हजारों मील की यात्रा सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए हम धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे लेके जाते रहते हैं और आसपास के सुंदर नज़ारे देखकर अपने जीवन को खुश करते हैं। ये तो है हमारी अपनी यात्रा जो हम चलते हैं। हमेशा हमारे अंदर एक और यात्रा चलती ही रहती है जो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती, लेकिन इंसान उसे संतुष्ट करने के इरादे ढूंढता ही रहता है। हमारा मानना ये है कि यात्रा एक सुंदर और प्यारे प्यार की तरह है जो कभी खत्म नहीं होता। ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि हमारी मंत्रणा की ये यात्रा कभी खत्म ना हो। हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए नए नए लोगों से मिलते हुए अपनी इस यात्रा को आगे लेके जाते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। मंत्रणा टीम की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूं और आज मंत्रणा की इस एपिसोड में हम लोग दिल्ली का सफ़र कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि दिल्ली में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज हम एक अनोखी दुनिया में जाने वाले हैं। आपने देखा है दोस्तों, अकल्ट साइंस में हम लोगों ने बहुत सारी मोडालिटीज़ के बारे में जाना है। कभी नंबरों की दुनिया, कभी तारों की दुनिया, कभी ग्रहों के बारे में जाना, तो कभी वेदों और यज्ञों की बात की है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपसे ऐसी शख्सियत की मुलाकात कराने वाले हैं जो अपने आप में परिपूर्ण है और वो अपनी विद्या से बहुत सारे लोगों के दुखों को घर से बैठे बैठे ही समाप्त करने की कोशिश करते हैं। नानक दुखिया सब संसार, आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो दुखों की कमी नहीं है, लेकिन अगर सही दिशा, सही लोग हमें मिल जाएं तो हमारे उन दुखों का निवारण भी हो सकता है और हम स्वस्थ होकर, स्वस्थ मन से, खुश खुश होकर अपने जीवन की यात्रा को अपने परिवार और अपने समाज के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हम खुश रहेंगे तो हमारे आसपास का माहौल खुश रहेगा। आइए आज उनसे मिलते हैं जो हमारे जीवन को एक अनोखी विद्या से ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान का। नमस्कार विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार अंजलि जी, मैं हूँ विनीत जैन। धन्यवाद जी। दोस्तों, मैं विनीत जी के बारे में क्या बोलूं, मेरा उनके बारे में बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो मैं विनीत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप अपना परिचय खुद अपने ही मुंह से हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, अपना परिचय मैं किस तरीके से तो मेरे को आज तक खुद नहीं पता लग पाया। तो मैं विनीत जैन हूँ, या ये कहिए कि मेरा नाम विनीत जैन है और मैं दुनिया को रेकी सिखाता हूँ और रेकी के माध्यम से मैं सिर्फ एक ही चीज़ सिखाता हूँ कि आप खुश रहना सीखो और खुश रखना सीखो। जैसे अपनी क्लास में मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एक स्माइल करते हो तो आपके सामने वाले लोग 20 स्माइल करते हैं। तो एक स्माइल की जो बीमारी है वो पूरी दुनिया में फैल जानी चाहिए। और उसी तरीके से मैं अपनी जितनी भी मॉडलिटीज़ मेरे को आती हैं उन सब का फ्यूज़न करके मैं लोगों के व्यापार को, लोगों की हेल्थ को, लोगों की रिलेशनशिप को हील करता हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार के अंदर हार्मनी हो, आपसी भाईचारा हो और सब लोग खुश रहें। और हमारे पास ना ये जो शरीर दिया गया है ये अपने आप में बहुत बड़ा अस्पताल है और इस हॉस्पिटल के अंदर सभी बीमारियों का, सभी परेशानियों का, हर चीज़ का इलाज है जी। जैसे अगर मैं बात करूँ हमारे से कि लोग मेरे को कहते हैं कि आप स्कैनिंग करते हो या हीलिंग करते हो, तो सबसे पहली जो हमारी माता जी थी या हमारे पिताजी होते थे, हमारे दादाजी होते थे, तो वो जब हम लोग स्कूल से आते थे तो वो समझ जाते थे कि भैया आज लड़ाई करके आया है या आज किसी की पिटाई करके आया है या आज इसने आज होमवर्क नहीं किया जी। वैसे ही अगर हम लोग कोई ऑफिस से, दुकान से या जॉब से आते हैं जी, तो हमारे बड़े लोग बता देते थे कि भैया आज इसकी डांट पड़ी है या आज इसका प्रमोशन हुआ है या आज कुछ ना कुछ तो हुआ है जी। बच्चों को देखे ही आ रहे थे कि भैया इसका कोई अफेयर चल रहा है या फिर इसका कोई झगड़ा हुआ है जी। तो ये शक्तियां तो हमारे पास हजारों लाखों वर्ष से थी। हम लोगों ने तो खाली उन मॉडलिटीज का नाम दे दिया उनको और उनको नए नए नाम देके उनको सीखते चले गए या सिखाते चले गए। तो मेरा इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। मैं सिर्फ जो प्राचीन संस्कृति थी हमारी,
जो सभ्यता थी उसी को थोड़ा सा हम लोगों ने फ्यूजन देके मॉडर्नाइज करके एक नए तरीके से हम लोग पेश कर रहे हैं। तो जी। मेरा कोई रोल नहीं है, तो मैं खाली आपको जो पुरानी चीजें वही पेश कर रहा हूँ, बस खाली उसका नाम अलग है या उसको पेश करने का तरीका अलग है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हम बीमारियों के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन हमेशा हम या तो कैंसर या अन्य बीमारियों का बात करते हैं, लेकिन आपने देखा कि विनीत जी ने आपकी स्माइल को भी एक बीमारी कह दिया, क्योंकि ये एक अच्छी बीमारी है और वो ये चाहते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति खुशहाल रहे और इस स्माइल को आगे 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 बढ़ाता जाए, जिससे कि पूरा वातावरण एक खुशहाल वातावरण हो। शुरुआत हम घर से भी कर सकते हैं। विनीत जी, आप इतना कुछ जानते हैं, इतनी जानकारियां रखते हैं, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा, या क्या आप शुरू से ही इस प्रोफेशन में थे या आपने अपने आप को किसी और प्रोफेशन से इस तरफ मोड़ा? देखिए अंजू जी, मेरा तो जो अपना एजुकेशन बैकग्राउंड है ना, वो बड़ा ही अजीब है जी। और लोगों को थोड़ा सा हंसी आ रही है मेरे बारे में सोचकर या जी। सुनकर, क्योंकि मैंने 12th तक की स्कूलिंग के अंदर मैंने आर्ट स्कूल बदले हैं। अच्छा। और जी। कॉलेज लाइफ के अंदर मैंने 3 कॉलेज कर लिए हैं। अच्छा, ठीक है ना? कोई विशेष कारण? देखिए कारण तो बड़े सारे हैं, जैसे कोई एक हमारे घर के पास था हिंदी मीडियम स्कूल जी। तो वहाँ से हमारे पिताजी आर्किटेक्ट थे, तो जो उन्होंने स्कूल डिजाइन किया तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरा जबरदस्ती एडमिशन कर दिया कि भैया हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तुम्हारा। जी। तो वहाँ से फिर हम वहाँ चले गए, तो वहाँ से आने जाने में हमको 1.5 घंटा जाने में 1.5 घंटा आने में लगता था। तो मेरी दादी को पसंद नहीं था कि मैं इतनी दूर जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा इतनी दूर जा रहा है भैया तो तेरे पास टाइम ही नहीं होता घर पे रहने का। जी। तो उन्होंने उस स्कूल से निकलवा दिया। फिर कहीं और गए, फिर कहीं और, किसी को पापा को पसंद नहीं आया, कोई मम्मी को पसंद नहीं आया, मतलब पारिवारिक समस्याओं के चलते या पारिवारिक उसके चलते आप एक बदलाव के उसमें रहे। क्या है कि देखिए मैं कभी तो हमारे पास ना जैसे लड़ाई होती थी, बच्चों की आपस में लड़ाई होती है तो किसी ने कपड़े फाड़ देते थे किसी में, जी। कभी पेन के मार्क आते थे शर्ट्स के ऊपर, जी। तो झगड़े होते थे, वो पसंद नहीं आया। किसी में मैं स्कूल का काम नहीं करता था, वो नहीं करता था, तो स्कूल में कंप्लेंट आई, तो स्कूल चेंज हो गया। कोई स्कूल के अंदर कुछ कभी कुछ ना कुछ चलता रहा। जहां तक मेरी जानकारी है विनीत जी, शायद आपके बेटा होने के पीछे भी एक कोई स्टोरी है कि आप बहुत लाडले रहे अपने परिवार के, और मैं वो जानना चाहूंगी कि वो पहलू आपके जीवन का क्या था। अंजू जी, एक्चुअली में क्या है कि मेरे फादर डॉक्टर थे, जी। उनके फादर डॉक्टर थे, तो पिछली 8 जो जनरेशन है मेरे पहले, उनके अंदर सारे के सारे मेल जो थे वो अडॉप्टेड थे। जी। और मैं 9th जनरेशन के अंदर पहला लड़का पैदा हुआ हमारी फैमिली में। जी। और जो मेरी दादी थी, जो मेरे फादर की मदर थी, तो शी वाज ए चाइल्ड विडो, उनकी खाली एंगेजमेंट हुई थी और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। जी। तो मेरी दादी ने यही कहा कि भैया मैं तो अपने आप को मान लूंगी कि मैं मैरिड हूँ और अब मैं विडो हो गई हूँ, तो उन्होंने मेरे फादर को अडॉप्ट किया। ओके। तो ऐसे ही कुछ रीजन रहे होंगे, मेरे को सबका तो नहीं पता जी। बट पिछले 8 जनरेशन से हमारे घर में कोई भी मेल मेंबर पैदा नहीं हुआ था। सो हम ये कह सकते हैं कि यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड, कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम अपर साइंस की बात करते हैं तो उसके अंदर भी 9 नंबर का बहुत बड़ा महत्व है। जी। ठीक है ना? तो अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ भी अगर आप पूछेंगे तो वो भी पूरा 9 नंबर ही आता है, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ आती है 27 सितंबर 1971। ओके। और टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे तो वो भी है 11:16 AM। जी। तो 9 टोटल को आएंगे तब भी 9 आएगा। 9 आएगा। तो मेरे को तो इस फील्ड में आना ही था, हालांकि टिल मतलब मैं जब तक कॉलेज में फर्स्ट डे गया जी। मेरे को ABC भी नहीं आता था। जी। अगर आप बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी का, फेज रीडिंग का, तो कुछ नहीं आता था। जी। बट कॉलेज में मेरी रैगिंग हुई स्टार्ट, तो वहां से मेरी लाइफ चेंज हो गई पूरी। मैंने फेस रीडिंग भी करनी स्टार्ट कर दी, मैंने लोगों की न्यूमरोलॉजी भी करनी स्टार्ट कर दी, मैंने हाथ देखने भी स्टार्ट कर दिए, मैंने पत्री देखने भी स्टार्ट कर दी, बट कुछ भी मैंने सीखा नहीं है। जी। दोस्तों, हम विनीत जी से बात कर रहे हैं और उनके जीवन के कुछ अनोखे पहलुओं के बारे में भी जान रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि पिछली 8 जनरेशन में जैसे उनके यहाँ पर एडॉप्टेड चाइल्ड थे और वो एक ब्लेस्ड चाइल्ड हैं जिन्होंने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया, और कोइंसिडेंटली उनकी डेट ऑफ बर्थ और सब चीज़ों का टोटल भी 9 ही होता रहा। बहुत बड़ी बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले, हायर एजुकेशन लेने वाले विनीत जी रेकी की तरफ किस तरह मुड़ गए और क्या उनके जीवन में ऐसी घटना हुई, ये उन्हीं से जानते हैं। विनीत जी, रेकी की तरफ आपने जब रुख किया, आपने जैसे कहा कि आपने किसी भी विद्या को सीखा नहीं है, लेकिन आज
प्रेजेंटली आप रेकी ग्रैंड मास्टर कहलाए जाते हैं और आप रेकी की एजुकेशन भी देते हैं और रेकी से आप लोगों का इलाज भी करते हैं। लेकिन एक ऐसा वो क्षण या ऐसा कोई वो इंसिडेंट क्या था कि आपने रेकी को अपने जीवन में जगह दी? तो अंजलि जी, पहले ना जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बड़ी सारी मॉडलिटीज करता था जी बिना सीखे। जी। तो मेरी अपनी एक वेबसाइट भी हुआ करती थी, उसके थ्रू askastro.com, उसके थ्रू मैं लोगों का ना फ्री रेमेडी दिया करता था जी। कुछ भी पूछना है तो लोग पूछते थे, 10,000 से ज्यादा नंबर थे हमारे पास और सबको मैं फ्री रेमेडी दिया करता था जी। और 2004 में अचानक मेरी तबीयत खराब हुई, बुखार हुआ जी। और वो बुखार ठीक नहीं हुआ। अभी किसी डॉक्टर के पास गए, कुछ गए, तो करते करते 1.5 साल मैं बिस्तर पर था जी। और हालत मेरी ये हो गई थी कि ना तो मैं बिना सपोर्ट के खड़े हो पाता था, ना बैठ पाता था जी। तो मेरा बेटा या मेरी वाइफ मेरे को सपोर्ट देके खड़ा होके चलाती थी मेरे को जी। मैं जो खाना खाता था तो वो मेरे को वॉमिट हो जाता था जी। पानी पिया वो वॉमिट हो जाता था। तो उससे पहले मैंने 1.5 साल के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मतलब जिसने भगवान की शरण में बहुत आप गए जी। किसी ने बोला कि भैया इस नदी में नहालो, नहा, किसी ने इस नाले का पानी पी लो तो वो गंदा पानी भी पिया, किसी ने कहा मौलवी करेगा, ये करेगा, तो सब कुछ किया जी। बट कुछ भी मेरे काम नहीं आया और लास्ट में हम लोग इनमास गए थे क्योंकि थायराइड काफी बड़ा हुआ था और मेरी एंटीबॉडी भी बहुत बड़ी जी। तो मेरा जो TSH लेवल था वो था 350 और एंटीबॉडीज थी मेरी 13,500। नॉर्मली अगर TSH अगर 5.5 होता है तो डॉक्टर कहता है कि आपको भैया दवाई स्टार्ट करनी है जी। तो हम लोग इनमास गए अपनी रिपोर्ट लेकर, तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपका TSH बहुत बड़ा हुआ है तो इसके लिए हम आपको आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज देनी होगी जी। अब एंटीबॉडीज भी आपकी बॉडी में इतनी ज्यादा है कि अगर 150 भी अगर एंटीबॉडीज होती तो आप थायराइड से सेफ रहते जी। 13,500 का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एंटीबॉडीज को कम करने के लिए आपको बीमारी बढ़ानी पड़ेगी जी। तो आपकी बीमारी ऑलरेडी बहुत बड़ी है तो दोनों के दोनों इतनी ज्यादा हाई लेवल पर है उनको ठीक करना मतलब इम्पॉसिबल है जी। तो उन्होंने मेरी वाइफ से बोला कि भैया आप एक काम करो मैडम, एक ब्लैंक पेपर के ऊपर ना इनका थंब इम्प्रेशन ले लो, क्योंकि ये साइन तो कर नहीं सकते जी, इनके हाथ कांपते रहते, चलने कोई ताकत नहीं है इनके अंदर, तो आप थंब इम्प्रेशन ले लो क्योंकि अगर ये मर गए तो आपके नाम पे कोई वसीयत हो जाएगी, कोई पैसा मिल जाएगा आपको। तो मेरी वाइफ उसी टाइम रो पड़ी और मैंने कहा भैया जो है वो तो है। मैंने कहा डॉक्टर फिर भी कितना टाइम है? तो बोले कि 6 महीने का टाइम है और हो सकता है कि 6 महीने आज ही हो जाए पूरे आपके। तो वी आर नॉट श्योर कि आपके पास टाइम कितना है जी। तो घर पर आए, बड़ी परेशान थी मेरी वाइफ। फिर मेरे एक एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट थे बॉम्बे के जी। तो उन्होंने कहा विनीत यार तू इतना कुछ कर लेता है, तूने कुछ बिना सुखे कर लिया तो एक चीज सीख भी ले। मतलब क्या बताओ क्या करना है? बोले एक रेकी मॉडलिटी है वो सीख ले। अच्छा, रेकी का नाम उन दिनों मैंने भी सुना हुआ था क्योंकि जब आप इन चीजों पे रहते हो तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल आपको नई नई मॉडलिटीज पता चलती रहती हैं। अच्छा, मगर मेरी उस टाइम कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं जाके क्लास अटेंड कर लूं कहीं पर जाके, हाँ जी, या किसी कोर्स को कर लूं जी। तो फिर मैंने पूछा कि भैया ऐसे ऐसे कहाँ पर हो रहा है, तो मेरे को पता लगा कि हमारे घर के पास ही एक सेंटर है, वहाँ पर हो रहा है 2 दिन का लेवल 192। ओके, तो मैंने कहा मैं करता हूँ। अब मैंने पूछा अपनी वाइफ से कि भैया तुम चलोगे? तो बोले कि भैया बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कौन देखेगा घर को? अब बच्चे, मेरा जो छोटा बड़ा बेटा था वो स्कूल में जाता था जी। अब मैंने इसको लेकर चला गया तो पढ़ाई छूटेगी बिल्कुल, और वो ये भी नहीं करते पूरे दिन लेकर चले जाओ। तो हमने अपने जो फैक्ट्री हमारा इरिगेशन का बिजनेस है उसमें पूछा भैया कि किसी स्टाफ को ले जाऊँ, तो पापा ने कहा ले जाओ, मगर ये क्या करेंगे जाके? ये भी ठीक है भैया, प्रोडक्शन खराब होगी, बिजनेस का लॉस होगा तो क्या करेंगे? तो फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा तो उसने कहा कि मैं चलूंगा, बस शर्त यही है कि मेरी फीस आप दोगे। अच्छा, तो मैं आपको घर से ले जाऊंगा, घर पर छोड़ जाऊंगा। तो मेरे लिए बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी जी जी। अपने डैडी से पूछा, मैंने कहा भैया पापा मेरी फीस इतनी है तो इसकी भी फीस आपको देनी पड़ेगी, तो अगर आप तैयार हो तो मैं बोल देता हूँ, कर ले जी। मतलब फादर ने आपको एक तरह से उस टाइम पे काफी अच्छा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है कर ले, 2 दिन का कोर्स देखते हैं 2 दिन में क्या करके आता है जी। बट सेकंड डे मैं घर पर आके पहली बार 1.5 साल के अंदर अपने आप खड़ा हुआ था। बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट जी। और मेरी वाइफ भी बड़ी खुश थी कि भैया आज बिना सपोर्ट के आप बैठे और खड़े हो गए जी। तो पहले मेरे को सपोर्ट होने के लिए ना, खड़े होने के लिए भी पूरा सपोर्ट देना पड़ता था, कुर्सी का या किसी को बुलाना पड़ता था भैया खड़ा कर दो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और लेवल 2 के बाद ना 21 डेज हमारे को अपने ऊपर काम करना होता है। हाँ जी। और उस टाइम मैं जो अपना काम करता था, अपना या तो वेबसाइट या याहू मैसेंजर के ऊपर वीडियो कॉल होती थी, ग्रुप होते थे जी। तो वहां से मैं लोगों की हीलिंग भी करता था, स्कैनिंग भी करता था, लोगों के रीडिंग भी करता था जी। तो करते 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 21 डेज हो गए। उसके बाद उसका अगला जो लेवल था मैंने वो भी किया जी। और वो लेवल करने के बाद मैं जब घर पर आया तो हमारे घर के अंदर ना एक पतली सी गली है
पुरानी दिल्ली में रहता हूँ मैं। तो पतली सी गली है, उस गली में मैं दौड़ता हुआ अपने घर तक आया था और हमारे फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग रहते थे जी। तो मेरे फादर मेरे ऊपर और मेरे दोस्त के ऊपर इतनी बुरी तरह उन्होंने गाली गलौज की थी, खूब गुस्सा हुए कि भैया तेरे से चला नहीं जाता, तो हुआ है, अगर तू गिर जाएगा तो तेरे चोट लग जाएगी, तो कौन भुगतेगा उसे। तो मैंने कहा पापा कोई बात नहीं, अब मैं गिरने वाला नहीं हूँ, अब मैं खड़ा हो गया, मैं दौड़ रहा हूँ आपके सामने। बहुत सुंदर। तो अचीवमेंट थी मेरे लिए बहुत बड़ी, तो मेरी वाइफ भी बड़ी खुश थी जी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने थर्ड भी और ग्रैंड मास्टरशिप उसी वीकेंड उसमें किया। सैटरडे संडे को मेरे ने क्लास सीखी थी और मंडे को मैं क्लास ले रहा था। वेरी गुड। जैसे हम बहुत बातचीत कर रहे हैं और आपके अनुभवों में बार बार रेकी का जिक्र हो रहा है, तो मैं जानना चाहूंगी कि सर रेकी एग्जैक्टली क्या विद्या है, किस तरह से ये कार्य करती है? अंजलि जी में ना लोगों ने रेकी को गलत समझा है। रेकी क्या है? रेकी जैसे हम लोग बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते थे कि कोई भी कांच का टुकड़ा लेकर और सनलाइट को हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं दीवारों के ऊपर। हाँ जी। और जो लेडीज ज्वेलरी पहनती है उनकी भी रिफ्लेक्शन दीवारों पे पड़ती है जी। तो ऐसे ही हमारे आसपास वातावरण में, यूनिवर्स में बड़ी सारी एनर्जीज हैं जी, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं सनलाइट को, साउंड एनर्जी को, लाइट एनर्जी बोलते हैं हम लोग जी। तो ऐसी बड़ी सारी एनर्जीज हैं। जैसे हम लोग अगर बोले तो हम लोग सोचते हैं जी, वो भी एक थॉट एनर्जी है। बिल्कुल। जैसे अगर हम लोग बोले कि हमारी विजुअलाइजेशन, तो वो भी एक एनर्जी है। और रेकी के माध्यम से हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे कपड़े, हम खुद या हमारे आसपास जितनी भी चीजें हम सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वो सब एक एनर्जी है। बिल्कुल। तो रेकी के माध्यम से हम यूनिवर्सल एनर्जीज को यूज करते हैं जी, और उनसे फिर हीलिंग करते हैं जी। कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ऐसे कॉस्मिक एनर्जीज को हम लोग अपने ऊपर लेकर या तो अपनी हीलिंग करनी है तो अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, या तो किसी और की हीलिंग करनी है तो किसी और के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल। पर सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने जिक्र किया कॉस्मिक एनर्जीज, ठीक है, उन कॉस्मिक एनर्जीज का अनुभव आपको कैसे होता है? कैसे पता चलता है कि ये कोई कॉस्मिक एनर्जी है, इसे हमें अट्रैक्ट करना है ना? तो आप उसको कैसे अट्रैक्ट कर पाते हैं? एक्चुअली देखिए, जब आप बफे करते हैं, खाना खाने जाते हैं बफे में, तो जो आपको चाहिए होता है खाली आप वही डालते हो अपनी प्लेट में जी। तो ऐसे ही जब हम लोग रेकी करते हैं या हीलिंग करते हैं किसी की भी, तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाना होता है, ठीक है ना। उसके अंदर हम लोग एक छोटी सी चीज सिखाते हैं जिसके अंदर हम लोग अपनी ऑरा को फील कर पाते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो उस ऑरा को फील करने के बाद फिर हम लोग कॉस्मिक एनर्जीज को अपने ऊपर इन्वोक करते हैं जी, ठीक है ना, अपने ऊपर आवाहन करते हैं, और फिर उसके बाद जिसकी भी हीलिंग करनी है उससे कनेक्ट करके फिर उनकी हीलिंग करते हैं। बिल्कुल। और हीलिंग के अंदर हम लोग खाली ये बोलते हैं कि जो भी उनकी ब्लॉकेज है, जो भी उनकी रुकावट है, हम उसको दूर करते हैं। तो हम हीलर नहीं है जी, हम लोग खाली ब्लॉकेज रिमूवर है जी। और उसके बाद कॉस्मिक एनर्जी जब उसके अंदर भर जाती है, जब पॉजिटिव एनर्जी भर गई, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाहे वो रिलेशनशिप की बात करें, चाहे हम बिजनेस की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें जी। मतलब आपके कहने का अर्थ ये हुआ कि रेकी के द्वारा हम हर तरह की समस्या को दूर कर सकते हैं। और ये अगर मैं इसको एक साधारण शब्दों में अपने दर्शकों को समझाना चाहूँ तो ये भी एक मेडिटेशन की तरह ही हुआ कि आप मेडिटेशन करके एनर्जीज को अपने या किसी के अंदर भी स्थापित कर सकते हैं। मेडिटेशन इज द फूड फॉर रेकी। जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतनी ज्यादा हीलिंग आप कर पाएंगे। और लोग मेरे से बोलते हैं कि जी मैं तो मेडिटेट 1 मिनट या 2 मिनट ज्यादा नहीं कर पाता। और बड़े सारे लोग मेरे को तो ऐसे भी मिले हैं कि जो कहते हैं कि अगर आपने 5 मिनट अगर आपने मेडिटेट कर लिया तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। और मेरे मेडिटेशन सेशन के अंदर मैं ये कहता हूँ मैंने, क्योंकि मैं भी किसी की नकल कर रहा हूँ जी, ठीक है ना जी। तो मैंने भी किसी से सीखा, मैं भी वही आगे चला रहा हूँ, आगे दे रहा हूँ। तो हमारे मेडिटेशन सेशन आधे घंटे के, 1 घंटे के, और मैक्सिमम हमारा सेशन होगा 18 घंटे का जी। तो कंटिन्यूअस मेडिटेशन चल रहा होता है और उसके अंदर आपको पता भी लगेगा कि इतनी देर आपने मेडिटेट कर लिया। बड़ा आसान है मेडिटेट करना। अच्छा जी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना सुनने में ये साधारण लगता है कि रेकी के द्वारा हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसका प्रोसेस जो है वो उतना ही कठिन है। मतलब एक यात्रा है एक तरह से, वो भी बहुत आसान है। नहीं, आसान तो है लेकिन एक यात्रा है उस मुकाम तक भी पहुंचने की। सर अगर 18 घंटे हम मेडिटेट कर रहे हैं तो वो एक तरह से आप एक जर्नी ही तो कर रहे हैं ना किसी चीज की। अभी तो जैसे हम लोग सोते हैं जी, मेरे ख्याल से हम सभी सोते हैं जी। कोई 2 घंटे सोता है, कोई 4 घंटे सोता है, कोई 10 घंटे सोता है। तो जो हमारी सोने की अवस्था है
वो भी मेडिटेशन की ही एक अवस्था है, वो ट्रांस है। री एनर्जाइज हम लोग अपने आप को कर रहे होते हैं उस टाइम पे। आप देखिए कई लोग तो सोने के बाद जब उठते तो उनको लगता है यार नींद पूरी नहीं हुई, थके हैं हम। हाँ जी। तो बेसिकली मैं तो ये मानता हूँ कि वो भी एक आपकी मेडिटेशन की अवस्था है, जो ट्रांस की अवस्था है जी। बट उस ट्रांस की अवस्था में जहाँ पर भी आप ट्रेवल कर रहे हैं वो आपकी जर्नी पूरी नहीं हुई, इसलिए आपको लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं क्योंकि उनकी जर्नी पूरी कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो मेडिटेशन एक तो वो सुना हो गया, तो ये नहीं कि लोग सुना शुरू कर देंगे मैं तो 4 घंटे बिल्कुल बिल्कुल तो वो नहीं है। बट ये जो गाइडेड मेडिटेशन होता है उसके अंदर अगर आप टाइम में चले जाए, उसके अंदर अगर आप सो जाए तो वो सुनना नहीं होता है। ठीक है ना जी। तो सोने का भी तरीका अलग है और मेडिटेशन बड़ा आराम से हो जाएगा। अगर रेकी भी हीलिंग कोई भी अगर करना चाहे तो हमारा एक दिन का कोर्स होता है ऑफलाइन, ऑनलाइन का 1 हफ्ते का 1 घंटा रोज का जी। उसके अंदर आप डे 1 से आप हीलर बन जाते हो। ओके, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी अनोखी बातें हमें पता चल रही हैं। आज हम अपने आसपास बहुत सारी समस्याएं देखते हैं। हमारी जॉब में प्रॉब्लम है, हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल हमारी हेल्थ में है। हम लोग एक ऐसी बीमारी के साथ जूझ रहे हैं जो न जाने कहाँ से आई और सबके ऊपर एक इफ़ेक्ट करती चली गई। लेकिन आप सब देख रहे हैं कि विनीत जी हमें बता रहे हैं कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों से अपने दिल के रूटीन को चेंज करके सोते हुए भी अपने आप को हील कर सकते हैं, स्वस्थ बन सकते हैं। विनीत जी से मैं जानना चाहूँगी, विनीत जी आजकल अगर आप हमारे आसपास देखें तो हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि हमें नज़र लग गई है, हमारे बिजनेस को नज़र लग गई है, किसी ने हमारे काम को बांध दिया है, या एक शब्द जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि लोगों ने हम पे एक ब्लैक मैजिक कर दिया है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सर बाकी सब समस्याओं के साथ क्या आपको ये भी अनुभव होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई काला जादू है, या अगर कोई काला जादू है भी तो क्या रेकी में उसका समाधान है आपके पास? जी पहले तो मैं थोड़ा सा कुछ चेंज करना चाहूंगा आपके शब्दों में। जी। आपने कहा विनीत जी कहते हैं कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, तो मैं सबसे यही कहूंगा कि मुश्किल वर्ड यूज नहीं करना। बिल्कुल। आपको ये बोलना कि सब कुछ आसान है। आसान है क्योंकि जो भी हम शब्द बोलते हैं वो शब्द हमारे ब्रेन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या हमारे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जी। तो हमारे को शब्दों का वही प्रयोग करना है कि जो हमारे शब्द हमारे लिए अच्छे हो जी। ठीक है ना। अब दूसरी बात आपने कहा कि ब्लैक मैजिक या नजर, तो मैं कहता हूँ देखो नजर तो हमारे को खुद की भी लग जाती है जी। और रही बात ब्लैक मैजिक की, तो वो हम लोग रेकी में साइकिक अटैक रिमूवल या ट्रेनिंग भी सिखाते हैं। तो जब किसी की, जैसे मैं रेकी की भाषा में बोलूंगा क्योंकि नॉर्मल भाषा में मेरे को समझ नहीं आएगा कि कैसे बताना है। हाँ जी। तो जब आपके सारे के सारे चक्रा ब्लॉक्ड है जी, ठीक है ना, तब हम लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर साइकिक अटैक या ब्लैक मैजिक हो गया है। ओके। और रेकी की मदद से हम उसको बड़े आराम से क्योर कर देते हैं। बहुत सुंदर। और बड़े सारे लोग हमारे पास आते हैं कि जिनके पास इस टाइप की प्रॉब्लम है या समस्या से जूझ रहे हैं कि जी मेरी रिपोर्ट बड़ी अच्छी आ रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है बट मेरा काम में मन नहीं लग रहा जी, ठीक है ना। या फिर किसी की हेल्थ बिल्कुल ठीक है मगर वो कहते हैं यार लगता है अनईजीनेस लगता है जी, थका हुआ रहता हूं पूरे दिन, पता नहीं क्या बात है, रिपोर्ट सारी ठीक आ रही है। कई लोग कहते हैं कि भैया मेरे पास बड़े बड़े मार्केटिंग वाले हैं, ये है कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा जी। तो फिर वहां पर हम लोग स्कैनिंग करते हैं और ढूंढते कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, ब्लॉकेज कहाँ पर है जी। और फिर उस ब्लॉकेज का रिमूवल होकर सब कुछ ठीक हो जाता है। बिल्कुल। दोस्तों हमें अपनी समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं। कभी कभी इंसान का मन और मस्तिष्क एक छोटी सी प्रॉब्लम से भी ब्लॉक हो जाता है और न जाने क्या क्या सोचने लगता है। जैसा कि विनीत जी ने कहा कि नज़र तो खुद की भी लग जाती है और ज़रूरी नहीं है कि किसी ने हम पर कोई ब्लैक मैजिक किया है। ये हमारे मन की धारणा या हमारे मस्तिष्क की उपज भी हो सकती है। अगर हम रेकी की भाषा में कहें तो हमारे चक्रास जो हमारे शरीर के अंदर ही हैं, अगर वो पूरे तरह से ब्लॉक हो गए तो भी हमारा कार्य में मन नहीं लगता, हम उदास रहने लगते हैं और इसके दोष हम अपने शरीर के बाहर की दुनिया में ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि शब्दों का चुनाव और पॉजिटिव थिंकिंग ये हमारी जीवन को बहुत ही आसान बना सकती है। बहुत सी बातें हमें पता चल रही हैं।
विनीत जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि रेकी और ये सब तो आप करते ही हैं, लेकिन अमूमन होता क्या है कि हमारा एक पारिवारिक बैकग्राउंड चलता आता है और ये सब होता है, तो क्या आपने कभी किसी और प्रोफेशन या किसी और जॉब की तरफ भी आपका रुख रहा, या कभी आपने किया, या किस तरह का आपका बैकग्राउंड रहा? मैं थोड़ा सा उस पे भी जानना चाहूँगी। तो अंजलि जी, मेरे पिताजी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था हमारा, जी जो कि है हमारा एग्रीकल्चर कंपोनेंट का, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन जी का। जी। और हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है 1983 से। तो हमारी फैक्ट्री भी है अभी दिल्ली में ही, और हमारा मेजरली जो हमारा अपना प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट होता है जी, ठीक है ना। और दुबई में भी हमारा अपना एक ऑफिस सेटअप है जी जी। तो उसके साथ साथ अब क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो गया तो वो बिजनेस संभाल रहा है, मेरे साथ साथ काम कर रहा है, तो थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है मेरे को उससे। और बाकी क्योंकि रेकी मेरा पैशन है, मेरे को अगर आपको 3 बजे भी 4 बजे भी किसी का मतलब रेकी आपका प्रोफेशन नहीं, पैशन है? दोनों है, दोनों Passion है भी है, जी। passion भी है। अच्छा देखो, अगर आप अपने प्रोफेशन को वो चूज करते हैं जो आपका पैशन है जी, तो फिर वो प्रोफेशन आप आराम से कर सकते हैं, आराम कभी भी से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 3 बजे भी अगर फोन आता है जी। तो मैं उनको भी रिप्लाई देता हूँ, मैं ये बहुत नहीं अच्छा बाद में करूँगा। जी जी क्योंकि अगर मैं खाली बिजनेस कर रहा होता तो मैं कहता यार 9 से 6 के टाइम में 9 से 6 आना। जी। मतलब मेरी वेबसाइट पर अगर या गूगल पे देखेंगे, अगर आप मेरे मीटिंग टाइम या डिस्कशन टाइम क्या है, तो मैंने 24 आवर्स लिखा हुआ है जी, कि पता नहीं किसको कब मजबूरी आ जाए। बिल्कुल। और छोटी सी चीज मैं आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा लोगों को कि अभी पेंडेमिक के टाइम में जो इन्फेक्शन हो रहा है कोविड का या ओमाइक्रॉन का, तो मैं पूरी दुनिया के लिए फ्री हीलिंग करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छी बात सिर्फ है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि भैया आप गाय को रोटी दे देना, और अगर गाय को रोटी नहीं दे पा रहे, अगर आप इंडिया के बाहर हो, वहां पर गाय नहीं घूमती, तो आप किसी ऑनलाइन एनजीओ को, गौशाला को आप डोनेट कर सकते हो। और मेरे को कोई पैसे की जरूरत नहीं है उस इन्फेक्शन जी जी, क्योंकि मैं जो पैसा कमाता हूँ, अपनी कोई और प्रॉब्लम है, कोई और हेल्थ इशू है, तो उससे निकाल लूंगा मैं। बट कोविड में या ओमाइक्रॉन में, इस पेंडेमिक के टाइम में अगर मैं यूनिवर्स को पे बैक नहीं करूंगा तो वो मेरी गलती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मेरा कंट्रीब्यूशन है मेरा। जी दोस्तों, आपने देखा कि ये जो ब्रह्मांड जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में हम ग्रंथों में भी पढ़ते हैं और हम सुनते भी हैं, लेकिन कभी हम उस ब्रह्मांड या यूनिवर्स को अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाते हैं। विनीत जी से जितनी भी बातचीत हमने की, हमें ये लगा कि अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अपने यूनिवर्स में पॉजिटिव मैसेजेस को भेजें, तो यूनिवर्स के पास हर एक इंसान के लिए उसकी समस्या का सॉल्यूशन ऑलरेडी तैयार है। आप सिर्फ अपनी समस्या या अपनी प्रॉब्लम को उस यूनिवर्स को कहकर छोड़ दीजिए, और मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है और आपके लिए स्ट्रेंथ बनता है। रेकी के बारे में हमने आज बहुत कुछ जाना। इसके अलावा विनीत जी फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब विद्याओं में भी अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। उनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। यदि आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप पर्सनली उनसे कांटेक्ट करके इन सब चीज़ों के लिए, अपने समस्याओं के लिए उनसे हल प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस मुलाकात को हम विनीत जी के साथ यहीं ख़त्म करते हैं, और मंत्रणा के अगले एपिसोड में एक नए चेहरे, एक नई मोडेलिटी, अपनी यात्रा के एक नए कदम को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे दोबारा मिलेंगे। आज हमें यहीं आज्ञा दीजिए।